नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर केदारनाथ से जुड़ी हुई, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें, अब भी 1000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है। सबसे ज्यादा लोग अब भी भीमबली में फंसे हुए हैं और कल करीब 1100 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। अब तक कुल 9000 से ज्यादा यात्रियों को आपदा वाले इलाकों से निकाल लिया गया है। सोनप्रयाग में लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना के जवानों ने पैदल पुल बनाने पर काम शुरू कर दिया है। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सड़क करीब 150 मीटर कट गई, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। सेना के जवान पैदल पुल को 5 से 6 घंटे में तैयार कर लेंगे, जिसके बाद सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी। तो पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा यहाँ पर बह गया। बादल फटने की वजह से ये तबाही हुई और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो केदार यात्रा के लिए आए हुए थे वो यहीं पर फंस गए। अब हेलीकॉप्टर के जरिए मदद की जा रही है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे ही अब मौसम साफ हुआ तो एक बार फिर से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के जवान लगातार वहां पर बने हुए हैं। तो सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच की सड़क कट गई है। देख सकते हैं आप, भारी तबाही हुई है यहाँ पर। पूरा का पूरा पैदल मार्ग ध्वस्त हो गया। अब 5 से 6 घंटे में पैदल पुल तैयार कर दिया जाएगा यहाँ पर, जिसके जरिए रेस्क्यू में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। हालांकि अभी तक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू जारी है। केदारनाथ आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं और पूरे ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर है। सीएम धामी का कहना है कि हजारों लोगों का रेस्क्यू अब तक हो चुका है। जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो सीएम ने कहा कि रेस्क्यू के बाद सड़कों और पुलों को भी ठीक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, पानी, पैदल रास्तों समेत आधारभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने को कहा है। इसके लिए कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री आए हुए थे उन सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 तक लोगों को बाहर आ गए हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, उन सबको भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी हम निकाल लेंगे। और जो पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, साथ में जो सड़कें हैं, पुल हैं, उन सभी को फिर से रिस्टोर करने के लिए तेजी से काम चल रहा है और सभी विभागों के सचिवों को भी जो है उसमें जिम्मेदारी दे दी गई है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद न्यूज़ 18 पहली बार उस जगह पर भी पहुंचा जहां पर तबाही हुई है। बुधवार की रात जिस जगह पर मलबा आया वहां पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। जंगल चट्टी के पास का ये इलाका है और यहां पर करीब हर 1 किलोमीटर में ऐसे ही रास्ता बर्बाद हुआ है। हर बरसाती नाले के उफनते रूप को देखकर काफी डर का माहौल था। हर बरसाती नाला अपने साथ तबाही लेकर आया। तबाही का मंजर डरा देने वाला है। रास्ते टूट चुके हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। आखिर मौत को दावत देने जैसा है पैदल चलना। न्यूज़ 18 रिपोर्टर सतेंद्र बर्तवाल जान पर खेलकर जंगल चट्टी तक पहुंचे। आप भी देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सामने एक पैच दिख रहा है जिस कारण यात्री इस पार नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये पूरा रास्ता डैमेज हुआ है। अलग अलग जगहों पे काफी भारी मात्रा में यहाँ नुकसान हुआ है और उस नुकसान की तस्वीरें ये देखिए। आपको मैं वो तस्वीरें सीधे न्यूज़ 18 पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ
यात्रा के दौरान किस तरीके से आपदा आई है, केदारनाथ घाटी में किस तरीके से केदारनाथ घाटी की किस तरीके से डरावनी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऊपर से, यानी कि काफी ऊपर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने से यहाँ काफी नीचे तक ये पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और कुछ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हमारे घोड़े फंसे हैं वहाँ पे। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। तो जंगल चट्टी का रास्ता ठीक है? घोड़े के लिए खाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन लोगों के घोड़े खच्चर वहां फंसे हैं और ये लोग उनके लिए खाने पीने की सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि जंगल चट्टी में काफी नुकसान बताया जा रहा था। जंगल चट्टी से पहले भी एक पैच है और एक पैच ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आम इंसान ढंग से नहीं जा पा रहा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम केदारनाथ से आ रहे हैं। केदारनाथ से? तो पैदल ही आ रहे हैं? जी पैदल। कितनी दिक्कतें हैं? भैया कोई हद नहीं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं है कि जो है। नहीं तो यहाँ पे रास्ते कितनी जगह टूटे? रास्ते तो हर नाले पे रास्ता टूटा हुआ है, हर 1 किलोमीटर के दरिया पे आपको यही मंजर दिखेगा। केदार घाटी में बुधवार को आई आपदा के बाद रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और एक ही जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर रास्ते बर्बाद हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने उन रास्तों का भी जायजा लिया। चीर बासा के पास भी न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और रास्ते के हालात बेहद खराब हैं। भीमबली, रामबाड़ा में भी मुश्किलें हैं। देखिए न्यूज़ 18 रिपोर्टर सत्येंद्र बटवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पैचेस पे यहाँ पे काफी दिक्कतें आई हैं, काफी जगह टूटा है, यात्री अलग अलग पैचेस में फंसे हैं। उन यात्रियों को अब ये प्रशासन यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन उन सभी यात्रियों को यहाँ पे लेके आएगा और उसके बाद यहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उनका यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप अभी हम देख ये वही केदारनाथ यात्रा मार्ग है जहाँ से यात्री पैदल जाते हैं और पैदल यहीं से आप यहाँ से ठीक ऊपर भीमबली है। फिर भीमबली से पहले ही बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा पैच वहाँ टूटा है। वहाँ पे भीमबली में भी काफी जो लोग हैं वो फंसे हैं, उनको भी रेस्क्यू कर किसी भी प्रकार से यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे पहुंचे। यह आप यहाँ मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा ये पैच नीचे आ चुका है। यानी कि जो बुधवार की शाम को जिस तरीके की आपदा आई है, उस आपदा के मंजर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं पत्थरों से जो यहाँ पे ये टीन शेड था, ये पूरा टीन शेड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, बातचीत की और प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण में मदद का अनुरोध किया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फोन पर सीएम ने बात की और राज्य में आपदा के हालात को लेकर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट के साथ अन्य जगहों पर भी सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है। सीएम धामी ने कहा कि रोड ठीक होने से बरसात के बाद तेजी से पर्यटक आएंगे, लिहाजा सड़कों को समय पर ठीक करने में मदद दें। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश जारी है। रिस्पना, डालनवाला समेत कई जगहों पर जलभराव के साथ सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश का अलर्ट। और अगली खबर टिहरी से, जहां पर कल तेज बारिश के बीच एक मकान अचानक से ढह गया। घर के अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। प्रतापनगर के पोखरी की ये घटना है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मकान का एक हिस्सा पहले ही टूट चुका था और वहां पर लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान अचानक मकान का दूसरा हिस्सा टूटकर गिर गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद भाजपा विधायक भी ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों के साथ जाकर दौरा कर रहे हैं। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद आई आपदा का कहर देखने को मिला, जिसमें पंजियाला, जुगुल्डी, बौन, नाकुरी, मंगली शेरा और सिंगोट पाप गांव में हुई तेज बारिश में पेयजल लाइन
सड़क और सुरक्षात्मक दीवार साथ ही पुल टूट गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने प्रभावितों को सहायता राशि के चेक बांटने के साथ हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। सभी अधिकारी आ रखे हैं, जगह जगह सड़कें बंद हैं, पूरा आपदा ने क्षतिग्रस्त कर रखा है लोगों की। जो है कई सैकड़ों नालियां जो है बादल फटने से जगह जगह जो है तबाह हो गई है। और जो तमाम तत्काल के लिए फौरी तौर पर जो व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन लगातार लगा हुआ है उसके लिए। टिहरी के बुढ़ाकेदार में 27 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा के बाद से हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। आपदा प्रभावित तोली और तिनगढ़ गांव के ग्रामीण विनक खाल इंटर कॉलेज में रह रहे हैं। वहीं आपदा के बाद से गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कें तबाह हुई हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को दिक्कतें हो रही हैं और जरूरी सामान की किल्लत भी अब होने लगी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि एसडीआरएफ और आपदा राहत की टीम जरूरी सामान भेज रही है और जल्द ही सड़कों को ठीक किया जाएगा। देखिए, जो रोड हमारी डैमेज हुई है गेवली की या फिर पिंसवाड़ की, उस पर कार्य हमारा चल रहा है पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के द्वारा। इसके अतिरिक्त राशन की सप्लाई ऑलरेडी वहाँ पर सफिशिएंट है। बिजली का भी जो काम था वो भी हमारा चल रहा है, दूरस्थ क्षेत्रों में भी लाइन पहुँचाने का। पेयजल लाइन हमारी सुचारू है उस क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम भी हमारी पिंसवाड़ आज पहुँचेगी, जो कि वहाँ पर वस्तुस्थिति से हमको अवगत कराएगी। केदारनाथ उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच 21 अगस्त से गैरसैंण में होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र भले ही 3 दिनों का हो, लेकिन ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में पिछले साल मार्च में हुए बजट सत्र के बाद कोई सत्र नहीं हुआ। अब 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र गैरसैंण में बुलाया गया है। ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में 2 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं और एक विधानसभा केदारनाथ का उपचुनाव होना अभी बाकी है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि गैरसैंण का सत्र भले ही 3 दिन का हो, लेकिन होगा हंगामेदार। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही पब्लिक का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि ये सत्र खाना पूर्ति का सत्र है, जिससे सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। सत्र के 3 दिन में से 1 दिन तो शोक संदेश में ही गुजर जाएगा। लेकिन सरकार को गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं है, गैरसैंण में इनकी प्राथमिकता में नहीं है और सत्र अभी आहूत किया गया है मात्र 3 दिन, जिसमें पहला दिन शोक संवेदना कंडोलेंस और बाकी के 2 दिन में माननीय विधायकों की कई अपेक्षाएं थी। तो वह एक खाना पूर्ति है, जैसा मैंने कहा, औपचारिकता पर है और सियासी लाभ लेने की हमेशा भाजपा की कोशिश रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर है। अभी तक जो हमारा सरकार का मंतव्य है, निर्णय है, हम लोग इस सत्र को गैरसैंण में करने वाले हैं। अगस्त माह में होगा, चूँकि तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान के चलें कि बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। केदारनाथ उपचुनाव की छाया में होने जा रहे इस सत्र में गैरसैंण एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनेगा। संख्या बल में एक विधायक की बढ़ोतरी होने के साथ ही उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का ही अगला टारगेट केदारनाथ है, जिसे गैरसैंण के रास्ते भेजने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे और यहां पर सीएम एक अलग अंदाज में नजर आए। सर्किट हाउस काठगोदाम पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक से पहले बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलना जरूरी समझा। सीएम ने विशेष तौर पर पार्टी पदाधिकारियों की मन की बात सुनी। इस दौरान पदाधिकारियों ने खुलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर अधिकारियों के खराब व्यवहार, विकास कार्यों में बेवजह की देरी को लेकर खुलकर बात की और अपने मन की बात सीएम के सामने रखी।
कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही है और हम कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी, हम कार्यकर्ताओं के आधार पर चलेंगे। कार्यकर्ता भी बड़ा प्रफुल्लित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच के मुख्यमंत्री हैं और जो उन्होंने अपने संगठनात्मक विषय को बताया, जो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के विषय को बताया, आपदा के समय पर जो पहाड़ के कार्यकर्ता उन्होंने अपनी आपदा के समय को बताया, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया कि किन्होंने समस्या उठाई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से जो सम्मान दिया, अधिकारियों की बैठक बाद में रखी और कार्यकर्ताओं को उन्होंने सम्मान दिया और एक संकेत यह भी दिया कि सामाजिक या सार्वजनिक कामों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी विषय को रखता है तो अधिकारियों को उसको गंभीर। चारधाम के साथ एक धाम देहरादून में भी बन रहा है। मंत्री गणेश जोशी को इस धाम से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मंत्री जी का कहना है कि इसे देखकर विपक्ष की छाती में सांप लौट रहे हैं। तो विपक्ष पूछ रहा है कि धाम का सब काम ठीक है तो मंत्री जी इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं। देखिए, करीब करीब 100 करोड़ रुपए की किफायत के साथ 15 अक्टूबर तक सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि चार धाम की तरह इस सैन्य धाम में भी देश भर से यात्री आएंगे और 12 महीने ये धाम खुला रहेगा। पर शनिवार को निरीक्षण के दौरान विपक्ष के आरोपों से जुड़े सवाल पर मंत्री ने बड़ा हमला किया। गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम देखकर विरोधियों की छाती पर सांप लौटते हैं और जब बन जाएगा तब भी सांप लौटेंगे। आज ये सैन्य धाम जब जब उनको याद आता है उनकी छाती पर सांप रेंगने लगता है। वो सोचते हैं यार अगर हमने ये कर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी को करने का मौका नहीं मिलता। तो जब जब ये सैन्य धाम दिखाई देगा उनकी छाती पर सांप लौटता रहेगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने सांप लौटने की बात कही तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आखिर इतनी तिलमिलाहट क्यों है। यशपाल आर्य ने कहा कि अगर सैन्य धाम के काम में करप्शन के आरोप सही नहीं है तो सांप लौटने की बात करने वाले मंत्री जांच क्यों नहीं करवा देते। आक्षेप है, आरोप है, अगर कहीं पर इस तरह के कहीं तथ्यहीन बेबुनियाद आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आरोप लग रहे हैं तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं या जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो इतना तिलमिलाहट क्यों है, प्रश्न ये है। चार धाम के बाद सैन्य धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जा रहा है। उम्मीद हर साल लाखों लोगों के यहाँ आने की है जैसे चार धाम में आते हैं। लेकिन सैन्य धाम के नाम पर जारी सियासत में नई पहचान देने का काम आसान नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। ऐसे में बातचीत के लिए ऋषिकेश पहुंचे तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी का दर्द छलका है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बद्री केदार में मास्टर प्लान से बेघर हुए तीर्थ पुरोहितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला और न ही कोई व्यवस्था की गई। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से जल्द मुआवजे के साथ ही बद्री केदार मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं की मांग की है। केदारनाथ में सारे वो मकान तोड़े गए, बद्रीनाथ में तोड़े गए, उनको आज दिन तक मुआवजा नहीं मिला। उनको ये एश्योर किया जा रहा है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? आज मतलब पूरे बद्रीनाथ में उनको रहने का ठौर नहीं है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर खूब हंगामा हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्मोड़ा जिले में भी एक केदारनाथ का मंदिर है और जागेश्वर में मौजूद इस केदारनाथ मंदिर की महिमा भी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। केदारनाथ का मंदिर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा में भी है। यहाँ जागेश्वर मंदिर समूह में भी केदारनाथ मंदिर है, जहाँ 125 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनाए गए हैं और हर साल यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में सभी देवी देवताओं का यहाँ पर स्थापना की गई, जैसे ज्योतिर्लिंग जागन्नाथ, महामृत्युंजय, पुष्टि मैया, हनुमान जी, नीलकंठ, सूर्य, नवग्रह, लकुलीसा
और नवदुर्गा, इनके साथ ही केदारेश्वर की भी यहाँ पर स्थापना की गई और इनकी पूजा अर्चना तब से ही चली आती है। जागेश्वर धाम में श्रावण मास में शिव के जलाभिषेक, पार्थिव पूजा करने का विशेष महत्व है और जो लोग अपने जीवन काल में केदारनाथ धाम जाकर बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाते, वो जागेश्वर धाम के केदारनाथ के दर्शन और पूजन करते हैं। जो लोग केदारनाथ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो वो यहाँ आकर के केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये सामने केदारनाथ मंदिर है आपका, यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ के सुख शांति। सावन के महीने पे यहाँ पे 1 माह का मेला लगता है। माना जाता है कि जो केदारनाथ धाम नहीं जा पाते वो जागेश्वर के केदारनाथ धाम में पूजा कर वहाँ पुण्य का लाभ ले सकते हैं, जो केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद मिलता है। इन दिनों केदारनाथ मंदिर बड़ी चर्चाओं में है। यह जानकर आप हैरान हो जाओगे कि अल्मोड़ा के जागेश्वर में भी जो है केदारनाथ मंदिर है, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में मंदिर की स्थापना के साथ ही केदारनाथ मंदिर की भी स्थापना की गई और इसकी पूजा अर्चना जो है यहाँ आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालु करते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा। बागेश्वर में गुलदार की दहशत से लोग खौफ में हैं। यहाँ पर शाम होते ही गुलदार रिहायशी इलाकों में दिखाई देने लगते हैं। एक घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है। लोगों का कहना है कि पूरे इलाके में गुलदार की दहशत लगातार बढ़ रही है। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।